नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी, मेरे साथ हैं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो सिप के टिप सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर। रोजाना ये शो शाम 4 से 5 आपके लिए आता है। म्यूचुअल फंड पर चर्चा होती है, जो भी आपके पोर्टफोलियो से जुड़े तमाम सवाल होते हैं वो सीधा एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और डायरेक्ट वहां से आपको एडवाइस मिलती है। आज का शो भी बेहद खास है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्रि तो चल ही रही है, आगे दिवाली आने वाली है, बहुत सारे त्योहार हैं, साथ ही जीएसटी का भी तोहफा सरकार की तरफ से मिल गया है। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। आज की चर्चा में आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यूट्यूब लाइव पर तो आप अपने सवाल हमें भेज ही रहे हैं, मैं लगातार देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है दी बोनस का, ये आपके लिए हमेशा ओपन रहता है 9354027995। इस नंबर पर कभी भी अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर करिए, साझा करिए, ताकि वो डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जा पाए और उनसे आपको उस पर अच्छा रिव्यू मिल पाए। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा, नवरात्र के साथ ही देश भर में लागू हुए जीएसटी कट ने निवेशकों के सामने नए मौके और नई उलझने, कंफ्यूजन्स खड़ी करनी है। एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को राहत मिली है। सरकार के 70,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर से डिफेंस सेक्टर भी फिर से चर्चा में आया है। बिल्कुल, और बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो बचत उत्सव है वो उसमें आपके लिए कमाई के मौके कहाँ पर हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा ऑटो सेक्टर में जिस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त कमबैक करता हुआ ये सेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कौन से थीमेटिक और यहाँ पर सेक्टोरल फंड्स है जहाँ पर आगे अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी सिचुएशन है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी फंड्स में पहले ट्रम्प की टैरिफ की मार और फिर अमेरिका के नए वीज़ा नियमों से साफ तौर पे असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फंड्स में क्या किया जाए, ऐसे में यहाँ पर जो सवाल है और हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि सिर्फ निवेशक किस सेक्टोरल फंड को चुनें और किस से दूरी बनाएं, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को तैयार करें, कहाँ पर रखें यहाँ पे नज़र। तो हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हमारे साथ मदद करेंगे अल्फा कैपिटल के सीनियर पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है, मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद दिव्या स्टूडियो में बुलाने के लिए। और ये जो हम जीएसटी की घोषणा देख रहे हैं और इसका जो एक्शन हो रहा है, मेरे को लगता है बहुत सही टाइम पे आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, पिछले 2 साल से इंडियन इकोनॉमी काफी स्लो डाउन हो गई थी। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें, जो टॉप 500 कंपनीज है उनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 2 साल से सिर्फ 7% थी। तो इतने स्लो डाउन के बाद एक इकोनॉमी को मोमेंटम चाहिए था, बूस्ट चाहिए था। तो जो जीएसटी का गवर्नमेंट ने बूस्ट दिया है, जिससे कि लगभग 10% का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत थी। और नवरात्रि कल से शुरुआत हुए हैं और जो ऑलरेडी खबर आ रही है, जो हमें पता चल रहा है, जैसे मारुति ने कल 30,000 गाड़ियां बुक करी हैं, Hyundai ने 11,000 गाड़ियां बुक की हैं, जो उनके 5 से, जो अगर हम एवरेज देखें, 5 से 6 गुना ज्यादा सेल्स की है। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है, देखिए इसमें 60% कंजम्पशन से आता है। और ये बूस्ट जो आएगा सिर्फ ऑटो में नहीं है, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसका बेनिफिट आएगा। तो मेरे को लगता है सही टाइम पे आया है और मार्केट को काफी इससे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है सर, चलिए सर, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक बार दर्शकों को ये बता देते हैं, क्योंकि आज सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स पे बात होने वाली है, तो बीते 5 साल में इन फंड्स ने किस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स का बीते 5 साल का प्रदर्शन अगर देखें, सबसे पहले नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड। इस फंड ने 36% के आसपास का अच्छा रिटर्न दिखाया है एवरेज तौर पर बीते 5 सालों में। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें, 34% के आसपास का, लगभग 35% के आसपास का रिटर्न रहा। एचडीएफसी इंफ्रा फंड की बात करें, इसने भी 34% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है। बंधन इंफ्रा फंड की बात करें, 34.41% का बेहतरीन रिटर्न। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया लास्ट में अगर देखें तो इसने भी 34.31% का रिटर्न बीते 5 सालों में दिया है एवरेज तौर पर। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए लगातार व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर सिंह है, किरण साहू जो हैं वो हमारी प्राइम मेंबर बन गई। दरअसल सर, मैंने जो सवाल आपसे पहला पूछा था, जब भी कोई नया गेस्ट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा एक रिवाज है कि उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके द बोनस है वो इनिशिएटिव उठा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ निवेशकों को अलर्ट करने के लिए यहाँ पर, तो वो उस इनिशिएटिव के बारे में हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव रखा। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर कि
हम लोग मार्केट को लगातार देख रहे हैं सर। आज हमने देखा यहाँ पर कि रुपी जो है 88.77 का अपना आप समझिए ऑल टाइम लो के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टैरिफ की मार लगातार 50% पे बनी हुई है। पीयूष गोयल अभी गए हैं वहाँ पर, डेलीगेट से चर्चा चल रही है। H1B वीज़ा का लेके कंसर्न है। Q1 के नतीजे खास नहीं आए, अब Q2 के ऊपर नतीजे की नज़र है यहाँ पर। तो आप अभी फिलहाल के लिए मार्केट को कैसे देख रहे हैं? वेयर इज़ द मार्केट हेडेड नाउ सर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए हर्ष, अगर मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट ने लास्ट एक साल में रिटर्न नहीं दिया है, और जो मिड कैप, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस समय बाकी सारी मार्केट ऑल टाइम हिट कर रही है जी। हाई इन द सेंस, अगर आप यूएस देखिए, चाहे चाइना देखिए या यूरोप देखिए, सारी मार्केट हाई हिट कर रही है। इंडिया इसलिए नहीं चल रहा, इसका 2-3 कारण है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2-3 साल से मार्केट ने काफी ज्यादा रिटर्न दिया था, जिसकी वजह से काफी महंगा हो गया था मार्केट। जो पी मल्टीपल है इंडिया का काफी ज्यादा हो गया था। तो मेरे को लगता है कि लास्ट एक साल में ये करेक्शन हुआ है, क्योंकि बाकी मार्केट अब चल गई हैं और इंडिया नहीं चला है, तो जो गैप था इंडिया और बाकी मार्केट के बीच में तो काफी कवर हो गया है। तो मेरे को लगता है कि जो इंडिया महंगा था वो समस्या खत्म हो गई है। दूसरा देखिए, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। अभी यूएस फेड ने रेट कट किया है और आने वाले टाइम में 4 और रेट कट की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं अगर बताना चाहूंगा कि देखिए, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊंचे होते हैं तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल के डिपॉजिट में डाल रहे होते हैं। अब जब रेट कट होगा तो पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। तो रेट कट की वजह से फॉरेन फ्लोज इंडिया में आना चाहिए। अप्रैल से मार्केट चल रही थी, अप्रैल मई जून मार्केट अच्छा चल रही थी, मोमेंटम अच्छा बन रहा था, बट तभी ये टैरिफ की न्यूज आने लगी, जिसकी वजह से जुलाई अगस्त में नहीं चला। बट सितंबर में देखिए जीएसटी की वजह से मोमेंटम बना हुआ था। अब ये H1B की जो न्यूज आई है, इससे थोड़े से सेंटीमेंट्स अफेक्ट हुए हैं, बट मेरे को लगता है ये टेम्पररी है। आने वाला टाइम काफी बुलिश है। इनफैक्ट ग्लोबली अगर मैं मार्केट के देखूं तो इंडियन मार्केट इस समय काफी अट्रैक्टिव है। मेरे को लगता है आने वाले अगले एक साल में हमें बुल रन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये सुन के काफ़ी सारे जो निवेशक हैं, मुझे लगता है उनके चेहरे पर एक स्माइल तो थोड़ी आई होगी। हालांकि माहौल टेंस है, क्योंकि ट्रम्प कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, लगभग हर हफ्ते वो एक नई चीज़ लेकर आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि सर ने बोला कि आने वाले कुछ टाइम में एक बुल रन देखने को मिल सकता है, तो उम्मीद इसी की जाएगी। सर, शुरुआत में आपने बोला था कि किस तरीके से जो है मारुति ने अच्छी खासी बुकिंग्स ली हैं, बीते 1-2 दिनों में हिंडाई ने अच्छी खासी बुकिंग्स ली हैं। सर, अगर मौजूदा माहौल को देखते हुए एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में निवेशकों की बात की जाए, सर उनके लिए किस तरीके के मौके दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ऑटो में देखूं, ऑटो में पहले देखिए छोटी गाड़ी में जीएसटी 28% लग रहा था, अब वो 18% लग रहा है, तो 10% की सेविंग है। और जो कंपनीज है वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से ऑटो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसके शेयर प्राइस भी नहीं चल रहे थे, सेल्स भी नहीं आ रहे थे। अब बेनिफिट की बात करें तो 50,000 से 2-3 लाख की गाड़ियों में बेनिफिट आ रहा है, सेविंग्स हो रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी डिमांड है। अब अगर मार्केट की बात करें, अगर आप ऑटो के इंडेक्स को देखोगे, ऑलरेडी जब से ये जीएसटी की न्यूज आई है, ऑटो इंडेक्स 14% चढ़ गया है। तो मार्केट ने काफी जो है ऑलरेडी ये पॉजिटिव न्यूज को कैप्चर कर लिया है। मेरे को लगता है अगले 2-3 साल में ऑटो से अच्छा रिटर्न आना चाहिए यहां से, पर इन्वेस्टर्स ये भी ना सोचे कि बहुत ज्यादा फटाफट या बहुत बड़े रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि एक महीने में देखिए ऑलरेडी जो ऑटो इंडेक्स है उसने 14-15% दे दिया है। जो पहले हमें लग रहा था सेल्स ग्रोथ 10-15% होगी, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में 20-25% की लॉन्ग टर्म सेल्स यहां से निकल सकती है। तो ऑटो अच्छा लग रहा है। अगर हम एफएमसीजी की बात करें, देखिए एफएमसीजी की जितनी कंपनीज हैं, आईटीसी हैं, एचयूएल हैं, इनके प्रोडक्ट जो है पहले जो 18% जीएसटी लग रहे थे, 5% लग रहे हैं, और ये कंपनीज कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बेनिफिट पास करें ताकि सेल्स बढ़े। देखिए दिव्या, मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो इंडिया की जो कंपनीज है उसमें मार्जिन का इस समय प्रॉब्लम नहीं, इन कंपनीज के पास अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉब्लम आ रही है सेल्स नहीं आ रही है। एफएमसीजी की सेल्स 5-6% आ रही थी। तो मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट पास करेंगे, कंज्यूमर्स को बेनिफिट पास करेंगी, तो एफएमसीजी भी जो है, जो काफी टाइम से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, इसमें पुश आना चाहिए। तो जो अच्छी कंपनीज हैं, जहां पे लगता है कंजम्पशन बढ़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए एफएमसीजी अच्छा कर सकती है।
ठीक है सर, बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया आपने सर। और हम लोगों ने देखा कि पिछले एक महीने के अंदर मारुति के अगर रिटर्न देखें तो 10% से ज़्यादा भागा है स्टॉक। अगर हम लोग हुंडई का देखें तो 21% की ज़्यादा से इससे ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक ने यहाँ पे बनाई है। इसके अलावा आइशर मोटर, तमाम ऐसे ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स है जहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बना है। लेकिन सर अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि एक महीना हो गया सर, जो जीएसटी रेट कट का ऐलान हुआ 15 अगस्त को प्राचीर से यहाँ पे लाल किले के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। तो इस पूरे एक महीने को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अगर म्यूचुअल फंड के नज़रिए से यहाँ पर देखा जाए इसको सर, उससे किन फंड्स को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा? दूसरा सवाल यहाँ पर ये सर बैंकिंग सेक्टर को लेके, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े फंड्स हैं। अब आपने बात करी अमेरिका की फेड के ऐलान की ब्याज दरों में कटौती, तो यहाँ पर भी स्थिति हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो रही है, आगे की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं यहाँ पे। तो उस लिहाज से बैंकिंग सेक्टर के आपको फंड्स कैसे लग रहे हैं? दूसरा, ये जो पूरा एक महीने गया है, इसको आप आगे के विश्लेषण के हिसाब से कि कैसे आने वाले फंड्स में आपको कहाँ अपसाइड दिख रहा है, कहाँ मौके दिख रहे हैं, वो आप समझाएं। देखिए हर्ष, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया, क्योंकि इस अनाउंसमेंट को एक महीना हो गया है जी, है ना। एक महीना पहले अगस्त 15 को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था। और होता क्या है, जो हमारी मार्केट है वो इवेंट को पहले ही डिस्काउंट कर लेती है। जैसे जीएसटी तो कल रेट कट हुआ है, एप्लीकेबल कल हुआ है, बट ये इंफॉर्मेशन मार्केट में ऑलरेडी एक महीने पहले आ चुकी थी। तो जो मैक्सिमम इमीडिएट गेन आने थे, मेरे को लगता है वो ऑलरेडी मार्केट ने कैप्चर कर लिए हैं। जैसे आपने बोला मारुति के, होंडई के, आइशर के, ऑटो एंसिलरीज के जो इमीडिएट जो बेनिफिट होना था वो ऑलरेडी मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। अब मेरे को लगता है आने वाले टाइम में मार्केट ये देखना चाहेगी कि ये जो सेल्स है ये कितनी सस्टेनेबल है। ये वन टाइम पुश है, ये क्या सिर्फ एक क्वार्टर का गेम है, या ये सस्टेनेबल 2, 3, 4 क्वार्टर, लंबे क्वार्टर तक सेल्स ग्रोथ आती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा फास्ट ग्रो करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2 साल से सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो मार्केट जो है मेरे को लगता है आने वाले टाइम में देखना चाहेगी कि ये नतीजे जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन करे, वन टाइम जंप ना हो। मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ऐसा नहीं हो सिर्फ इस क्वार्टर में सेल्स आई है उसके बाद सेल्स गिर जाए, जो मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कंजम्पशन आने वाले टाइम में बेटर होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जैसे आपने बताया, हम डिस्कस कर रहे थे, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। मेरे को लगता है आरबीआई के पास अभी भी रेट कट के चांसेस हैं। रेट कट के चांस इसलिए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो इंडिया में है सिर्फ 1.5% है। तो अगर रेट कट आ जाता है इसके साथ, जीएसटी रेट के कट के साथ, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो उससे थोड़ा कंजम्पशन में और बूस्ट आएगा। तो जो निवेशक है उनको मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अब ये मत सोचिए आपको बिग जंप आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लगता है मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को जरूरी है वो केयरफुल रहें, वॉच करें कि सेल्स आती है नहीं आती है। सेल्स आएगी तो ये अच्छा रिटर्न देंगे, जो मुझे लगता है। दूसरा आपने सवाल उठाया बैंकिंग के बारे में। देखिए बैंकिंग सेक्टर में इस समय काफी चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस ये हो रहे हैं, तो एक तो इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। जो 2018-19 के टाइम में क्राइसिस में बैंकिंग इनकी बैलेंस शीट खराब थी, वो इस समय वो प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास एसेट्स बहुत स्ट्रांग हैं और इनके पास एनपीएस, बैड लोन्स भी बड़े कम है। एक अच्छी बात बैंकिंग में ये है, स्पेशली प्राइवेट बैंक के सब में, इनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो जो इनके लॉन्ग टर्म प्राइसिंग है वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते दिख रहे हैं मुझे। बाकी आप कोई भी सेक्टर के स्टॉक इंडिया में उठा लीजिए, ज्यादातर स्टॉक महंगे हैं। तो बैंकिंग एक हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है, एक प्रोटेक्शन देता है कि मार्केट गिरेगी तो बैंकिंग बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, क्यों आप सही दाम में उठा रहे हो। और मेरे को लगता है जब अगर आरबीआई रेट कट करेगी तो अगर लोन ऑफ टेक होगा तो मेरे को लगता है कि इनको इससे फायदा होना चाहिए। तो मुझे बैंकिंग भी काफी अच्छा लग रहा है इस समय। तो बैंकिंग की तरफ भी जो है निवेशक भी थोड़ा रुझान मतलब रख सकते हैं। चलिए, तो बात हो गई बैंकिंग सेक्टर पे, बात हो गई एफएमसीजी पर, बात हो गई है डिफेंस सेक्टर की भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लें कि किस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नाजिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीके ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा और भी कई दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक हमारी प्राइम मेंबर हैं जिन्होंने लेवल 1 से लेवल 2 पर अपग्रेड कर ली अपनी प्राइम मेंबरशिप,
बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम आपको। राजवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मोहम्मद नाजिर अली जी, आपसे एक मेरी दरख्वास्त रहेगी, कृपया अपना सवाल जो है एक बार भेजें। सवाल को 10 बार भेजने से उसका जवाब अलग ही होता है, जवाब एक ही होता है, तो कृपया सवाल को एक ही बार भेजें ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस फंड्स पर बात करते हैं। सर, डिफेंस सेक्टर को हाल में सरकार से 70,000 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है, जो कि अभी पहले भी हमने चर्चा करी जिस चीज पे। सर, इससे डिफेंस सेक्टर में क्या फिर से उछाल आता हुआ नजर आएगा? देखिए दिव्या, डिफेंस सेक्टर एक मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्टर है और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कोविड के बाद क्या हो रहा है, थीम्स जो है, सेक्टर की थीम है, वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। जब मैं बोल रहा हूं जल्दी चेंज होता है, पहले बैंकिंग चलता था, उसके बाद रेलवेज चलने लगे, कैपेक्स चलने लगे, डिफेंस थीम्स बहुत फटाफट चेंज होती है। एक थीम, एक सेक्टर 1 साल चलता है, उसके बाद गिर जाते हैं। तो जब थीम्स चेंज होती है तो ये बहुत क्विकली चेंज होती है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको एंट्री भी राइट टाइम में करनी होती है और एग्जिट भी राइट टाइम में करनी होती है। तो निवेशक के लिए हमेशा बेटर होता है वो सेक्टर ऐसे उठाएं, थीम ऐसे उठाएं जहां पे विजिबिलिटी है कि अगले 10 साल 20 साल वो सेक्टर अच्छा करेगा। तो इनमें से एक सेक्टर जो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में है, वो है डिफेंस सेक्टर। मेरे को लगता है आने वाले 10 साल में अगर कोई एक सेक्टर है जो अच्छा करेगा, वो डिफेंस सेक्टर है। और उसका कारण ये देखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान की जो क्राइसिस हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमने रियलाइज किया कि आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और अगर आप गवर्नमेंट का भी मैंडेट देखोगे, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी देखोगे, इन्होंने हमेशा ये क्लियर बोला है कि डिफेंस में हमें मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और अगर आप डिफेंस का रिटर्न देखिए, लास्ट 5 साल का उसका अगर डिफेंस इंडेक्स का कैगर देखेंगे, कंपाउंड एनुअल रिटर्न, लगभग 55% पर एनम रिटर्न है। तो डिफेंस एक लंबा थीम है, बढ़िया थीम है। इसमें एक ही सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि डिफेंस सेक्टर महंगा है। इसके जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है लगभग 45 चल रहा है, तो महंगा है इस समय। तो इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर सकते हैं और ग्रेजुअली बिल्ड करें, और जब अगर बाई चांस कोई इसमें करेक्शन आता है तो इसमें ज्यादा करें ताकि आपकी एंट्री राइट टाइम पे रही। अब जैसे गवर्नमेंट ने भी 70,000 का प्रोजेक्ट दिया, मेरे को लगता है ये चलता रहेगा। गवर्नमेंट अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है बिल्ड करेगी, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बनेगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मैं सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप मार्केट के वैल्यूएशन को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड्स जुड़े हैं। अभी आपने ये बताया कि हमारे जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिजिबल प्राइसेस पे आ गए हैं सर, लेकिन अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 पे जो सबसे महंगा मार्केट वो अमेरिका, दूसरे पे भारत, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ तक कि मैं MSCI का भी आंकड़ा देख रहा था सर, उसमें भी एक अच्छा खासा वेटेज और एक पी जो है वो काफ़ी हाई पे, जबकि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ पर अभी भी क्या यहाँ पे कोई गुंजाइश बनती है, क्या महंगे प्राइसेस अभी भी हैं यहाँ पे और अर्निंग Q2 में नहीं आती, तो फिर क्या म्यूचुअल फंड से जुड़े निवेशकों को थोड़ा सा और पेन जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? देखिए हर्ष, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया वैल्यूएशन को लेके, और अगर हम कंपेयर करें तो काफी जो इमर्जिंग मार्केट है पी के बेसिस पे आपको सस्ते दिखेंगे। तो हर्ष, इसमें मैं कहना चाहूंगा सिर्फ एक पी के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पी आपको बताता है कि हिस्टोरिकली प्राइस सस्ता है या महंगा है, बट उसमें और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये आ जाता है कि वो देश, कंट्री की अर्निंग्स की ग्रोथ कितनी है। इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 14-15% की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है, बाकी देशों में इतनी अर्निंग ग्रोथ नहीं होती है। आप चाइना देखिए या कहीं और देखिए, जितनी अर्निंग ग्रोथ इंडिया में हुई है बाकी किसी इमर्जिंग मार्केट कंट्री या कोई भी यूरोपियन कंट्री कहीं नहीं होती है। ऑफ कोर्स वो अभी चढ़ गए, पहले काफी ज्यादा सस्ते थे, पर वो पी जो है 14-15 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लो पी है तो वो अट्रैक्टिव है। आपने लो पी में ले भी लिया, पर अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया और यूएस एक ऐसे 2 कंट्रीज हैं जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कि जो आप पैसा डाल रहे हो उसमें कंपनी आपको रिटर्न कितना उससे कमा रही है, वो सबसे ज्यादा इंडिया और यूएस में रहते हैं। बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको कम मिलता है। मेरे को यूएस और इंडिया दोनों बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट इस समय यूएस जो है, अगर आप नैस्डैक देखिए वो 35 के पी पे चल रहा है,
बहुत बड़ा वहां बबल बना हुआ है, उस हिसाब से इंडिया जो है रिलेटिवली बहुत अट्रैक्टिव है। और हर्ष, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हो आपको इंडियन मार्केट सस्ता मिलेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया मार्केट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। इंडियन मार्केट हमेशा प्रीमियम पे रहता है, और उसका कारण भी है। कारण ये है, हमारे जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो काफी स्ट्रांग है। आपका एसआईपी का पैसा महीने का 30,000 करोड़ आ रहा है, और उसके अलावा भी जो डिस्क्रिशनरी पैसा आ रहा है महीने का लगभग 50 से 60,000 करोड़ मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। और ये जब तक फ्लोज बने रहेंगे, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी। हो सकता है 5-10% गिर जाए, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज है, बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मार्केट आपको यहां से 30-40% गिरेगी, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज का सपोर्ट है। और मार्केट में भी आप देखिए अलग सेगमेंट है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। लार्ज कैप इस समय फेयरली वैल्यूड है। अगर आप निफ्टी का पी देखेंगे वो 21-22 चल रहा है। ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े महंगे, बट वहां पे अर्निंग्स का स्कोप भी ज्यादा रहता है। तो मेरे को नहीं लगता मार्केट बहुत महंगा है। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल लेने की कोशिश करते हैं फटाफट से। देखिए, जितने भी दर्शक हैं, हमें अपने सवाल जो है जल्दी से भेज दीजिए, ताकि जो है आज के शो में आपके सवाल इंक्लूड हो पाए और सर से उन पर बेहतर से बेहतर राय मिल पाए। राजेश यादव जी का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर कमेंट्स में इन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं मेरी 5-5 हज़ार रुपये महीने की 8 SIP चल रही हैं, 40,000 रुपये महीने का निवेश है, कुल 10 साल में कितना पैसा जुड़ पाएगा? एक बार इनके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास। तो देखिए, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, ICICI मल्टी एसेट है, SBI का ही मल्टी कैप भी है, और SBI का जो है बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। सभी में 5,000 रुपये की इनकी SIP चल रही है। 2 HDFC, 2 SBI के फंड्स हैं, बाकी अलग अलग AMCs के फंड इनके पास है। सर, कितना पैसा 10 साल में जुटा पाएंगे, कितना कॉर्पस? देखिए, अगर राजेश जी का हम पोर्टफोलियो देखें, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मेरे को लगती है कि इन्होंने जो 8 फंड ले रखे हैं, काफी ज्यादा ले रखे हैं। इतने फंड्स की जरूरत नहीं होती है। पोर्टफोलियो को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर होता है। तो मैं एक इनको सजेशन देना चाहूंगा कि ये नंबर ऑफ स्कीम्स कम कर सकें, और क्योंकि इसमें क्या है, काफी डुप्लीकेशन है। काफी बार इन्वेस्टर स्कीम जोड़ लेता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पर उसमें ये नहीं देखता कि वो स्कीम कुछ अलग भी कर रही है। जैसे इनके पास मैं देखता हूं, अगर फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप फंड्स हैं, बैफ है, या निफ्टी 50 ज्यादातर लार्ज कैप हैवी है। 2 इन्होंने बैफ ले रखे हैं। तो और पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स मिड स्मॉल है, बट काफी कम एलोकेशन है। तो इसमें से कुछ स्कीम्स में रिड्यूस करना चाहूंगा। जैसे SBI का मल्टी कैप फंड जो है, उसे मैं रिड्यूस करना चाहूंगा। इस समय SBI के थोड़े फंड्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। एक इनका मैं जो रिड्यूस करना चाहूंगा, HDFC का बैफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इसलिए भी रिड्यूस करना चाहूंगा क्योंकि इनके पास 2 HDFC के फंड हैं, और जनरली आपको एक फंड हाउस से, एक इंस्टीट्यूशन से एक फंड काफी होता है। तो ये जो SBI का मल्टी कैप फंड है, इसको बंद कर दें, और HDFC के बैफ को बंद कर दें। बाकी जो इनके फंड है वो सही है। मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ICC का मल्टी एसेट फंड है, UTI निफ्टी फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। ये अच्छे फंड है, और इनमें ये बराबर कर लें तो मेरे को लगता है कि इनका पोर्टफोलियो ये सही बन जाता है। जी सर, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप आगे अपने नाम के सर डॉक्टर लिखवाते हैं, सर कौन सी आपने मानक डिग्री ले रखी है सर? थैंक यू हर्ष पूछने के लिए। मैंने डॉक्टरेट की है एसेट एलोकेशन में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एसेट एलोकेशन मेरा थीम है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। मेरा फोकस ये होता है कि उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करें कि बेटर रिटर्न निकल सके। बिल्कुल सर, तो एसेट एलोकेशन में तो लोग साफ तौर पे यहाँ पे कंफ्यूज यही होते हैं कि भाई किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन बता पाएगा सर। एक और हम लोग अपने व्यूअर का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे अमोल सूर्यवंशी जी का ये सवाल है, कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीने की 5 सिप चल रही हैं, सभी में 2-2 हज़ार रुपये महीने का निवेश चल रहा है यहाँ पे, और सिप चल रही है यहाँ पे, और क्या GST कट के बाद मेरे पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निवेशक कितने ज़्यादा सचेत रहते हैं, कितने अलर्ट रहते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। पराग पारक फ्लैक्सी कैप फंड में 2,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 की सिप, टाटा स्मॉल कैप में 2,000 की सिप, और निपॉन लार्ज कैप में 2,000 की सिप। इसके अलावा कोटक मल्टी कैप में 2,000 की सिप है। तो सर, ये अमोल सूर्यवंशी जी की दुविधा आप रिजॉल्व कीजिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर आगे कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं?
देखिए हर्ष, आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल जो निवेशक है काफी ज्यादा कॉन्शियस है, एजुकेटेड हैं, वो इवेंट्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो चेंजेस भी करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं पोर्टफोलियो एफिशिएंट है। अब अगर मैं अमोल जी के पोर्टफोलियो की बात करूं, इनके पास 5 फंड हैं। अच्छी बात यह है कि पांचों फंड काफी अच्छे हैं, टॉप परफॉर्मिंग है। पारंपरिक जो फंड है, फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, ये सारे अच्छे फंड हैं। इन्होंने स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी की है, मिड स्मॉल लार्ज सब जगह एलोकेशन हो रहा है। एक इसमें मैं जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहूंगा, मीनिंगफुल जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहूंगा, वो मैं ऐड करना चाहूंगा गोल्ड एंड सिल्वर का इंडेक्स फंड। तो इनके पास एक निप्पॉन का लार्ज कैप फंड है। मेरे को नहीं लगता इनको उसकी जरूरत है, क्योंकि लार्ज कैप एक्सपोजर इनको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से भी आ रहा है और कोटक के मल्टी कैप से भी आ रहा है। तो निप्पॉन का लार्ज कैप फंड वो बंद कर दें और उसके बदले एक इंडेक्स फंड ऐड करें, मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड, जिसमें 70% गोल्ड होता है और 30% सिल्वर होता है। गोल्ड और सिल्वर में इसलिए ऐड कर रहा हूं हर्ष, क्योंकि ये बहुत बड़ी थीम चल रही है, डी डॉलराइजेशन की थीम चल रही है। कंट्रीज जो हैं अपने रिजर्व्स जो है यूएस डॉलर से डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में कर रहे हैं, क्योंकि जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ जो चल रहा है, उसकी वजह से गोल्ड में काफी सपोर्ट नजर आ रहा है। और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, एआई, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक का। तो दोनों जगह गोल्ड एंड सिल्वर में इस समय काफी सपोर्ट, और हमने देखा है गोल्ड अच्छा करता है जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है। और क्योंकि आउटलुक अच्छा है और मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं छोटा सा चेंज ये करना चाहता हूं। ठीक है सर। तो अमोल सूर्यवंशी जी, उम्मीद है आपको जो है अपने पोर्टफोलियो पर एक अच्छी राय अब मिली है, तो अच्छे से आप अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और अच्छा खासा कॉर्पस जुटा पाएंगे। इसके साथ ही बाकी दर्शक भी अपने सवाल हमें भेजते रहिए। साथ ही देखिए आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी, और वो ये कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सेफ है, गोल्ड में ट्रेंड को लेकर सही रणनीति क्या हो सकती है। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करना चाहिए या नहीं, और हेजिंग करें तो कहां और कैसे करें। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को भी आप स्कैन कर रजिस्टर कर सकते हैं और 11 अक्टूबर को इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, सिर्फ निवेशकों की अगर बात करें, अभी डिफेंस फंड पर चर्चा हो रही थी, डिफेंस सेक्टर की बात हो रही थी। सर, डिफेंस सेक्टर फंड्स में सिर्फ निवेशकों को अभी एंट्री करनी चाहिए, अगर एंट्री करने का सोच रहे हैं तो? देखिए दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि कब इन्वेस्ट करें। अब अगर किसी का टाइम होराइजन 10 साल है तो उसके लिए उनके लिए डिफेंस सेक्टर अच्छा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है मेरे को लगता है अगले 10 साल में अच्छा करेगा। और इसमें बेस्ट तरीका यह है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें, ग्रेजुअली बिल्ड करें, क्योंकि इस समय डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं काफी महंगे हैं। पी मल्टीपल 45 है, अगर आप उनका लास्ट 2, 3, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। और जब इतना चढ़ जाती है मार्केट तो थोड़ा सा इन्वेस्टर को केयरफुल हो जाना चाहिए। तो सिर्फ बेस्ट तरीका है, हो सकता है 1-2 साल रिटर्न ना निकले, बट अगर इस समय आप बिल्ड कर लेंगे तो मेरे को लगता है 10 साल के लिए अगर आप डिफेंस होल्ड करेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इसमें डिफेंस के लिए आप डिफेंस का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस इंडेक्स फंड है जिसमें सारे डिफेंस के स्टॉक्स आ जाते हैं, और वो एक अच्छा लो कॉस्ट पैसिव डिफेंस इंडेक्स फंड है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि कल हमने देखा कि कोर सेक्टर का आंकड़ा आया और यहाँ पर 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँचता हुआ दिखा है, यहाँ पर 6.3 के आसपास। और मैं आपसे, क्योंकि इस पर कोल और ख़ास तौर पे जो स्टील प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखा है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है वो आपको कैसे दिख रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया पे तो फोकस है ही है सरकार का पूरे तरीके से। आपको लगता है कि अगर 10 साल के लिए अगर किसी थीम में निवेशित होना हो या फिर सेक्टर में, आपके हिसाब से कौन सा नज़रिया है यहाँ पर? क्योंकि मैंने तो सर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आपको क्या पसंद है और मैन्युफैक्चरिंग कैसी लग रही है आपको? देखिए हर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और ये जो आपने सवाल पूछा 10 साल के थीम के हिसाब से इन्वेस्ट करें, तो अगर मेरे को लगता है कि सेक्टर फंड में कोई अगर निवेशक इन्वेस्ट कर रहा है जी,
10 साल का व्यू लेके चलता है तो उसमें पॉसिबिलिटी रिटर्न आने की बहुत ज्यादा हाई हो जाती जी। है। और ऐसे बहुत कम सेक्टर्स है इंडिया में जो 10 साल तक मेरे को लगता है अच्छा करेगा। एक ऑफ कोर्स मैंने डिफेंस की बात की, मेरे को यूएस का टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छा लगता है। एक सेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है इंडिया में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखिए आज इंडिया की जो इकोनॉमी है $4.5 ट्रिलियन की है। अब हमें अगर $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन में जाना है तो उसकी जो जर्नी है वो अलग होगी। देखिए अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट अलग थी, अभी तक खाने की तरफ रिक्वायरमेंट थी, प्रोटेक्शन की तरफ रिक्वायरमेंट थी, घर की रिक्वायरमेंट थी। वो रिक्वायरमेंट काफी हद तक हमारी पूरी हो गई है। आने वाले टाइम में यहां से अगर हम ग्रो करेंगे, जो डेफिनेटली करेंगे, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, बेटर रोड्स चाहिएंगे, रेलवेज चाहिएंगे, पोर्ट्स चाहिएंगे। क्योंकि अगर आप चाइना को भी देखिए, चाइना ने जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन के बीच में किया था वो फिनोमिनल था। वो हर इकोनॉमी में एक टाइम आता है जब जो सरकार है इंफ्रा में फोकस करती है, और हमने लास्ट 2-3 साल में देखा ही है पूरे इंडिया में जितना इंफ्रा बना है, जितने हाईवेज बने हैं, रेलवे की तरफ काम हुआ है, एयरपोर्ट्स बने हैं, मेरे को लगता है ये जस्ट शुरुआत है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी यहां पे है। और देखिए हर्ष, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर इन्वेस्टर वो सेक्टर उठा ले जहां पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है और सही टाइम पे अगर आप उठा लें तो रिटर्न अच्छे निकल जाते हैं। अगर आपको याद हो, बैंकिंग में गवर्नमेंट ने 2019-20 में काफी पैसा डाला था तो बैंकिंग स्टॉक चल गए, रेलवे में डाला, रेलवे चढ़ गए, वैसे कैपेक्स वाली कंपनीज में डाला, कैपेक्स चढ़ गए, डिफेंस में डाला, डिफेंस चढ़ गए। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा थीम है जो अच्छा लग रहा है, और 1 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर में रिटर्न भी नहीं आया है, वैल्यूएशन थोड़ी बेटर हो गई है। तो अगर एसआईपी करनी है 10 साल के लिए तो डिफेंस और इंफ्रा 2 सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, 10 साल का नजरिया अगर आपका है तो जैसे कि सर ने कहा डिफेंस और इंफ्रा में जो है आप रुक कर सकते हैं। सर आईटी की अगर बात करें, आईटी सेक्टोरल फंड्स पर चर्चा करें सर, H1B वीज़ा को लेकर जो कुछ अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, उससे मार्केट में तो हलचल है। बाकी सर अगर आईटी सेक्टोरल फंड्स में देखें तो होल्ड करें अभी या फिर एग्जिट कर सकते हैं फंड से? देखिए दिव्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। H1B वीजा की न्यूज़ काफ़ी हॉट है, काफ़ी लोग घबराए हुए भी हैं कि इससे कितना इम्पैक्ट आएगा। अब अगर आप मेरे से पूछो तो देखिए, कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं होती है, ये कई बार टेम्पररी होती हैं। जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम देख रहे हैं अभी, इनके कई एक्शंस इंडिया सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये कई बार नेगोशिएशन के लिए भी यूज होते हैं। जो हम मिस्टर ट्रम्प देखते हैं, मेरे को लगता है वो बिजनेस डील मेकर है, उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती कि प्रेशर दें फिर डील हो जाए। तो अगर इंडिया यूएस की कोई ट्रीटी होती है, ट्रेड डील होती है, तो मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरा देखिए, ये जो इन्होंने जो लगाया है शुरू में थोड़ा हार्ड था, बट जो H1B पे रिस्ट्रिक्शन लगाया इन्होंने काफी रिलैक्स कर दिया क्योंकि काफी प्रेशर था। अब जो बात पता चल रही कि H1B वीजा जो है, एग्जिस्टिंग जो वीजा होल्डर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ नए वालों को आएगी, और वो भी 1 टाइम है, तो बहुत बड़ा झटका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर ऑन साइट का काम करें, अगर देखें कि इंडियन जो आईटी कंपनीज है उनके कितने इंप्लॉइज ऑन साइट है, कितना काम उसका उन पे डिपेंडेंस है, तो मेरे को लगता है बहुत कम है इंडिया का डिपेंडेंस। कि वहां पे यूएस में कितने इंप्लॉई हायर हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो हमें लग रहा है 1-2% की सेल्स ग्रोथ में इनकी प्रॉब्लम आनी चाहिए, उससे ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि यूएस की कंपनीज ज्यादा यहां आउटसोर्सिंग करेंगी, हायरिंग यहां ज्यादा होंगी, टैलेंट थोड़ा बेटर आएगा, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, देखिए दिव्या, आईटी सेक्टर जो है लास्ट 1.5 साल से नहीं चल रहा है। अगर आप उसका आईटी सेक्टर का रिटर्न देखेंगे, -15% तक वो आईटी सेक्टर चला नहीं है। काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई, और जब रुपया कमजोर होता है, रुपी वीक होता है, तो आईटी सेक्टर को बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट्स के लिए। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन वाइज आईटी सेक्टर काफी अच्छा है इस समय। जो मार्केट को नेगेटिव डिस्काउंट करना था वो कल करेक्शन हुआ था, आज ज्यादा आईटी में करेक्शन हुआ भी नहीं है। तो मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि आप जब रिटर्न तब बनाते हो जब कोई चीज सस्ती खरीदते हो। और आईटी कंपनी ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफाइड है, उनका बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं है यूएस में है,
बाकी कंट्रीज में भी है, तो रिस्क मेरे को कम लगता है। इन्वेस्टर को जरूरी ये है कि उन कंपनीज में डालें जो सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनका बिजनेस देखोगे तो काफी डाइवर्सिफाइड है। जो मिड कैप स्टॉक्स हैं जो यूएस डिपेंडेंट है वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, बट उसके लिए आप सेक्टर फंड आईटी मेरे को इस समय अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। इसी बीच विकास जी कह रहे हैं नाइस शो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर विकास जी, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। यहाँ पे राजेश जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर गुड सजेशन। तो तमाम बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर एक मानस जी का भी सवाल है सर, कह रहे हैं कि सिर्फ एक सवाल है सर, एक क्यों सर, आप दो पूछिए। और इनका ये सवाल बेसिकली ये है कि अमेरिका में इतनी उथल पुथल के बावजूद डाउ जोन्स और S&P ऊपर जा रहा है और हमारा मार्केट स्थिर है और नीचे क्यों जा रहा है। सर देखिए, यहाँ पर पहले जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प आए, टैरिफ का ऐलान हुआ, तो ऐसे में बोला गया कि भाई सीधा इम्पैक्ट तो अमेरिकी बाजार में ही पड़ेगा, बाज़ारों में और ख़ासतौर पर अमेरिकी देश पे, बोल के वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स पैदा करेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से टेक्नोलॉजी फंड्स और ख़ासतौर पर S&P 500 की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, एक के बाद एक नया हाई लगाया है। यहाँ पर हमने देखा एनवीडिया ने एक नए रिकॉर्ड कायम करे। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी भी बात करें स्टॉक्स की, तो बहुत बम्पर रैली देखने को मिली है अमेरिका में। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मार्केट्स, हम लोग सर आप बेहतर बताएंगे, क्वार्टर वन के नतीजे भी हमने देखे, हमारे मार्केट क्यों नहीं चल रहे, अमेरिकी मार्केट क्यों चल रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं हमारे मार्केट, या फिर कहीं कंसोलिडेशन फेज में क्यों चल रहे हैं हमारे मार्केट। तो इन दोनों चीज़ों के जवाब सर। देखिए हर्ष, आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और काफी जो निवेशक हैं वो काफी उनको समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया मार्केट एक जगह नहीं चल रहा है, बट यूएस ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। डो जोन्स ले लीजिए, S&P 500 ले लीजिए, नैस्डैक ले लीजिए। और आपने सही बताया, जब अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे तो इन्वेस्टर्स को यही लग रहा था कि यूएस इकोनॉमी इसके बाद अंडर परफॉर्म करेगी, मार्केट अंडर परफॉर्म करेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकाल के बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। बट हम देख रहे हैं उल्टा ही हो रहा है, यूएस मार्केट चढ़ रही है और इंडिया मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, अगर यूएस की मार्केट को हम समझे, जो यूएस में इस समय चल रहा है, सिर्फ टॉप 10 स्टॉक चल रहे हैं। जो टॉप एआई स्टॉक्स हैं, टेक स्टॉक्स हैं, जैसे एनवीडिया ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, ब्रॉडकॉम ले लीजिए, यही स्टॉक चल रहे हैं। क्योंकि इस समय जो एआई का जो फोमो हो रखा है इन्वेस्टर्स को कि हम मिस ना कर दें, उसकी वजह से सारा ग्लोबल पैसा यूएस जा रहा है और इन्हीं स्टॉक्स में जा रहा है। और अगर आप इन 10 स्टॉक्स को हटा दें, S&P 500 के इंडेक्स से इन 10 को हटा दें, जहां इनकी वेटेज लगभग 35% है इस समय ऑल टाइम हाई पे, तो बाकी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा। और जिसकी वजह से हुआ यह है कि यूएस मार्केट स्पेशली टेक बहुत महंगा हो गया। अगर नैस्डैक की हम पी की बात करें, 35 चल रहा है ऑल टाइम हाई। ये जो बबल लेवल है यूएस में, 2000 का जो बबल .com बबल हुआ था, उस लेवल पे चल रहा है। जो प्राइस सेल्स रेशियो है इस समय नैस्डैक का 15 चल रहा है, जो .com बबल के टाइम में था उससे भी ऊपर है। तो क्लियरली मेरे को लगता है कि यूएस मार्केट इस समय बबल है और ये एआई की वजह से मार्केट चल रही है। इंडिया मार्केट इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि इंडिया जो है इससे पहले काफी चला था 2 साल, तो वैल्यूएशन हाई हो गई थी। तो वैल्यूएशन करेक्शन के लिए और थोड़ा सा टैरिफ की वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। ठीक है सर, तो ये कुछ एक वजह जी, ये कुछ एक वजह हो सकती है दोनों मार्केट में किस तरीके का जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक और सवाल ले लेते हैं। मोहित यादव हमारे व्यूअर हैं, अपना पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा है, कह रहे हैं 9,000 रुपये महीने की 3 SIP इनकी चल रही हैं, 25 साल तक 5% स्टेपअप के साथ निवेश करेंगे, लंबा टाइम होराइजन है, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? इनके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है जो कि लगभग हर पोर्टफोलियो में नजर आता है, 3,000 की सिप इसमें चल रही है। SBI का मिड कैप है, 3,000 की सिप इसमें भी है। एक्सिस का स्मॉल कैप भी है इनके पास। सर 25 साल तक निवेश करेंगे, 5% का स्टेपअप भी करेंगे, कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो आपको इनका? देखिए दिव्या जी, इनका पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने 3 स्टॉक्स लिए हैं, 3 फंड्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं लिए। एक फ्लेक्सी कैप लिया है जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एक मिड कैप लिया, एक स्मॉल कैप लिया है। तो स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर स्कीम्स की परफॉर्मेंस की बात करूं, फंड मैनेजमेंट टीम की बात करूं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हमें पता ही है काफ़ी ज़्यादा जो है कंसिस्टेंट है। उनके फंड मैनेजर राजीव थक्कड़ जी काफ़ी अच्छे हैं और कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। जो SBI मिड कैप है इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 2-3 साल से उनके सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं
और सेम एक्सेस स्मॉल कैप भी थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फंड मैनेजमेंट टीम मेरे को बहुत स्ट्रांग नहीं लगती है, तो इनको मैं चेंज ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एसबीआई मिड कैप की जगह मोतीलाल मिड कैप ले लीजिए और एक्सेस स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप ले लीजिए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेटर है, फंड मैनेजमेंट टीम भी बेटर है। तो मेरे को लगता है अगर स्कीम्स थोड़ा सा मिड स्मॉल अगर चेंज कर लेंगे तो इनका पोर्टफोलियो बेटर बन जाएगा। और ये 25 साल के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, क्योंकि 66% पोर्टफोलियो इनका मिड और स्मॉल में जा रहे हैं। देखिए मेरे को लगता है इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले टाइम में मिड स्मॉल माइक्रो से ज्यादा रिटर्न आएगा। ऑफ कोर्स वो वोलेटाइल रहते हैं, रिस्की रहते हैं, गिरते भी ज्यादा है, बट अगर होल्ड कर सके तो रिटर्न उनमें लार्ज कैप से ज्यादा लगेगा। तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा पोर्टफोलियो। ठीक है सर। सर अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो प्लीज़ सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा सा हो रहा है हाँ, आपको। बिल्कुल, क्योंकि वोकल कॉर्ड लगातार बोलते हुए दिक्कत होती है। आप प्लीज़ सर टेक योर टाइम, आप पानी पी लीजिए जब तक टीम्स को हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स के जो है यहाँ पर जो है वो लगातार सवाल आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो है राजवीर सिंह जी का भी सवाल है, कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए सर जी डाल रहे हैं, 10 लाख रुपए लमसम डाल रहे हैं, 10 लाख डाल रहे हैं और लमसम अब यहाँ पे देखिए। और इसके अलावा सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स का 5 साल के प्रदर्शन तो दिव्या ने बताया। दिव्या कैसे थे प्रदर्शन? प्रदर्शन अच्छा था, लगभग वही 34 से 36% के बीच में जो है एवरेज तौर पर इन्होंने दिया है 5 साल में रिटर्न। इसी पर बात हो रही है। हालांकि ये सलाह होती है हमेशा निवेशकों को कि पिछले साल के जो रिटर्न है उन्हें देखकर आगे फ्यूचर में उम्मीदें ना रखें, फ्यूचर में निवेश ना करें। हालांकि निवेशकों का नेचर होता है, स्वभाव होता है कि वो पिछले रिटर्न्स देखकर ही आगे निवेश करते हैं। लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, दिग्गज से दिग्गज, जो आपको आपके पोर्टफोलियो पर, आपके निवेश पर बेहतरीन राय देने के लिए मौजूद हैं। आप किस तरीके से अपने सवाल हमें भेज सकते हैं? देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, यूट्यूब पर आप सवाल हमें भेज रहे हैं जो कि हमें मिल रहे हैं, लगातार हम उन्हें ले भी रहे हैं। लेकिन साथ ही व्हाट्सएप नंबर जो है दी बोनस का, इस पर अपने सवाल शेयर करिए हमारे साथ 9350279995। ये नंबर 24 घंटे आपके लिए ओपन रहता है। इसके अलावा भी एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं और यूट्यूब, साथ ही व्हाट्सएप आपके लिए हमेशा ओपन है। इस पर भी अपने सवाल कभी भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर प्राइम मेंबर्स की बात की जाए तो देखिए आपके सामने देखिए प्लान्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 89 रुपीज़ का लेवल 1 है, लेवल 2 159 रुपीज़ का है और लेवल 3 जो है 599 का है। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिखेगा, इसको दबाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए जो कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। अब मैं सर से बात करता हूँ, सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सर जिस चीज़ में आपने पीएचडी करी है, अब उसी के हम लोग गुण जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं सर आपसे, और हमारे दर्शकों को भी इसका फ़ायदा मिले, लाभान्वित हो वो इस चीज़ों से। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर एसेट एलोकेशन करना हो, किस हिसाब से करना चाहिए, यहाँ पे फंड्स में कौन से फंड्स की तरफ फोकस करना चाहिए? अगर आप यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से और एक मीडियम टर्म के हिसाब से, किस तरीके से परसेंटेज वाइज सर ये भी बताइएगा परसेंटेज के हिसाब से। और अगर आपके मन में कुछ फंड्स हो जो आपको लगता हो बेहतर विकल्प हो सकते हैं तो वो भी सजेस्ट कीजिए। देखिए हर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा है एसेट एलोकेशन के बारे में, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से 90% रिटर्न आपके एसेट एलोकेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर जो होता है, निवेशक, मार्केट टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा फोकस कर रहा होता है। अब देखिए, जब हम एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं उसमें 2-3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो उसका रिस्क प्रोफाइल कितना है, वो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है। रिस्क प्रोफाइल जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो वो उसको कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मान के चलिए आप इक्विटी फंड में डाल रहे हैं, हो सकता हो 5-10 साल का पैसा है, बट अगर 30-40% गिर गए तो हर कोई वो लॉस को, अगर भले ही वो टेम्पररी है, उससे वो हैंडल ना कर सके। तो उस रिस्क प्रोफाइल से हमें पता चलता है बंदा कितना कंफर्टेबल है उसको वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। तो जितना ज्यादा एग्रेसिव आप उतना इक्विटी में करते हैं। दूसरा, टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हर्ष, मैं हमेशा इन्वेस्टर को रिकमेंड करता हूं आप इक्विटी में पैसा ना डालें अगर आपका टाइम होराइजन जो है 5 साल का नहीं है। इक्विटी में तभी डालें अगर 5 साल से ऊपर का टाइम होराइजन है, तो आपका रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है। तो अगर इन्वेस्टर का कोई पैसा 1 साल का है, 2 साल का है, तो आप उसको डेट फंड में डालें, आर्बिट्राज में डालें। 3 से 5 साल का पैसा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड में डालें। लॉन्ग टर्म है तो आप प्योर इक्विटी फंड में डालें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपके पास पोर्टफोलियो कितना बड़ा है।
अगर पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होता है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। तो ये सब को देखते हुए मैं आपको बताता हूं कौन सा कैसे एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, जैसे आपने पूछा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मैं मान के चलता हूं पोर्टफोलियो 10 साल के लिए है। 10 साल में अगर हम देखिए, जनरली अगर आप प्योर लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 13-14 का रिटर्न आएगा। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं मिड स्मॉल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है वहां से 17-18-20% की रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं रिकमेंड क्या करूंगा, एसेट एलोकेशन क्या बनाना चाहूंगा कि जो 80% पोर्टफोलियो है वो आप इंडियन मार्केट में डालें, 80 में 40% लार्ज कैप में डालें, ताकि लार्ज कैप जो है देखिए वो आपका कोर पोर्टफोलियो है, स्टेबिलिटी लाएगा। 20% मिड कैप में डालें, 20% स्मॉल कैप में डालें, जिससे थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी बट रिटर्न आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। 10% आप यूएस मार्केट में डालें या इंडियन मार्केट में डालें, ताकि आपका कंट्री डाइवर्सिफिकेशन या करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी हो। प्रेफर्ड है यूएस मार्केट, क्योंकि टेक इनोवेशन सारा वहां हो रहा है। और 10% मैं इस समय गोल्ड और सिल्वर को भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को हमने देखा है कि नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब इंडियन मार्केट डाउन होती है तो गोल्ड हमेशा ऊंचा मिलता है। अब 2008 से लेके 2025 तक देखिए, कोई भी पीरियड जब इंडियन इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर ये स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा, अच्छा रिटर्न निकल सकता है। मीडियम टर्म के लिए देखिए, अगर 3 से 5 साल का पोर्टफोलियो है तो मैं मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और कुछ इक्विटी फंड्स और कुछ डेट फंड रिकमेंड करूंगा। तो डिपेंड करता है कितना टाइम होराइजन है, उस हिसाब से इन्वेस्टर्स उसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं। हमारे व्यूअर हैं अमित शर्मा, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास लार्ज कैप और मिड कैप फंड है, निपॉन स्मॉल कैप में 20,000 रुपये का निवेश है, क्या मुझे बंधन स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में या फिर फ्लेक्सी कैप की ओर जाना चाहिए? 20 साल का जो है निवेश का इनका नजरिया है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए दिव्या, जैसे मैं बता रहा था, इन्वेस्टर इसको समझे कि रिटर्न कैसे निकल सकते हैं। रिटर्न का तरीका ये होता है कि अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे तो आपको 13-14% रिटर्न निकलेगा, मिड कैप में डालें तो हो सकता है 16-17 आ जाए, और स्मॉल कैप में मेरे को लगता है 18-19 या 20% रिटर्न आ जाए, प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म है, 10 साल का टाइम होराइजन है। और ये मिड स्मॉल इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और स्मॉल कैप भी कोई छोटी कंपनी नहीं होती, एवरेज साइज 20,000 करोड़ होती है। अब अमित जी के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, मिड कैप है, मेरे को लगता है स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो बहुत जरूरी है स्मॉल कैप ऐड करें, क्योंकि इनका टाइम होराइजन भी 20 साल है। तो बंधन का स्मॉल कैप ऐड कर लें, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर ये लार्ज मिड स्मॉल एक एक ले लेंगे तो मेरे को लगता है पूरी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा और रिटर्न अच्छे निकल आएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उनको कहते हैं थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा कम होता है सर, स्मॉल कैप को लेके मेरा नज़रिया इस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि स्मॉल कैप में किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई जाए, स्मॉल कैप फंड में किस तरीके से निवेश किया जाए, खास तौर पे कब एग्जिट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भूल चूक होती है वो एग्जिट करने के मामले में हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, देखिए ठीक है वो बहुत, अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म भी किया है सर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप के लिए बेस्ट रणनीति क्या हो, किस तरीके से प्ले की जाए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की हर्ष एंड दिव्या, आपने शुरू में बोला कि इन्वेस्टर पास परफॉर्मेंस देख के डाल रहा होता है जी। और अगर 5 साल से देखें रिटर्न, कोविड के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न अगर देखें तो स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए, तो इन्वेस्टर को लगता है कि स्मॉल कैप बढ़िया है तो पैसा डाल दो। पर इन्वेस्टर ये रियलाइज नहीं करता रिटर्न फ्री का नहीं आता। अगर कोई चीज ज्यादा रिटर्न दे रही है तो उसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, और रिस्क क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है कि जब मार्केट गिरेगी तो वो कितना गिरता है। तो जनरली जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वो गिरते ज्यादा है। तो अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लास्ट वन मतलब अगर अक्टूबर से लेके मार्च तक का रिटर्न देखें, अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक जब मार्केट गिरी थी, जो हमारे मिड कैप थे वो उस समय सिर्फ 13-14% गिरे थे। सॉरी, जो लार्ज कैप है वो 13-14 गिरे थे, जो मिड स्मॉल थे वो 25-30% गिर गए थे। और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, 2008 की क्राइसिस में जो हमारे स्मॉल कैप है वो 70% भी गिर गए थे। तो होता यह है कि स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी होती है, तो जरूरी है इन्वेस्टर घबराए नहीं वोलेटिलिटी से, क्योंकि उनका नेचर है, गिर रहे गिरने दीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर आपने गिरे हुए मार्केट में बेच दिया तो जो लॉस है वो परमानेंट बन जाता है, वो टेम्पररी लॉस परमानेंट बन जाता है।
तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए 2-3 बातें। एक तो आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए, ये गिरेंगे भी ज्यादा जब मार्केट डाउनटर्न आएंगे, क्योंकि उनका नेचर है, तभी वो ज्यादा रिटर्न देंगे। दूसरा, इनको आपको बेचना नहीं है जब डाउन है। जैसे लास्ट 1 ईयर में आप देखिए स्मॉल कैप काफी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, निफ्टी या लार्ज कैप इतना नहीं गिरे, तो कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं स्मॉल कैप बेच दें। ऐसी भूल ना करें, गिरे डाउन मार्केट में ना करें, जब मार्केट चढ़ती है वेट करें उसका। तीसरा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है आप इसमें एसआईपी के थ्रू करें, क्योंकि रिस्क काफी कम हो जाता है। चौथा, 10 साल के अगर आपका टाइम होराइजन है तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स अगर ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो रिटर्न डेफिनेटली स्मॉल कैप में अच्छा आएगा, बल्कि लार्ज कैप से बेटर आएगा। तो ये चीजें हैं हर्ष, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली। ठीक है सर। इसके अलावा एक हमारे व्यूअर हैं, राजवीर सिंह नाम है इनका, बहुत देर से इनका सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं, कहाँ पर करना चाहिए? सर 10 लाख रुपए लमसम, आपकी क्या सलाह रहेगी? लमसम करें या फिर एसआईपी के थ्रू जाएं, या फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए राजदीप जी का मेरे को पता नहीं कि क्या इनकी और रिक्वायरमेंट है, क्या इनका रिस्क प्रोफाइल है, पैसा कितने साल के लिए। अब अगर 1 साल के लिए है तो मैं इक्विटी में या कहीं भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में नहीं करना चाहूंगा। अगर ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एफडी से पैसा लाके अगर इन्वेस्ट पहली बार कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है कि इंफॉर्मेशन इनसे ज्यादा लेनी चाहिए। बट अगर मैं मान के चलूं ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं 10 साल, और इनको अगर इक्विटी में करना है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स में करना है, होल्ड कर सकते, तो इनको मेरे लिए रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर 10 लाख है तो लमसम ये डाल दे, जो लगभग 25% एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे लगभग 50% इक्विटी होती है, 50% डेट होता है, और वहां पे फंड मैनेजर डायनेमिकली उसका एलोकेशन भी चेंज करता रहता है। मार्केट महंगी होती है तो कम कर देता है इक्विटी, गिरी हुई है तो ज्यादा बढ़ा लेता है। लमसम के लिए हमेशा बेटर रहता है। और मैं थोड़ा लमसम इसलिए भी करना चाह रहा हूं क्योंकि अगर यहां से बुल रन आया तो मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा हूं। तो 25% आप बैफ में डाल दीजिए, बाकी 75% है वो आप इक्विटी में डालिए। उसके लिए 3 फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड है, कि लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है जिसमें लगभग 70% लार्ज कैप है। एक मोतीलाल का मिड कैप रिकमेंड करना चाहूंगा, और एक बंधन का स्मॉल कैप फंड। इन तीनों फंड में आप जो है अगले 10 महीने की सिस्टमैटिक ट्रांसफर करिए, मंथली बाइंग कर लीजिए। मंथली में इसलिए बाइंग करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा मार्केट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्ता भी है, और आपकी मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगी। तो ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे तो बिल्ड अप उसका रिस्क काफी कम हो जाता है। थोड़ा लमसम, ताकि अगर मार्केट चढ़े तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और 10 महीने में आप एसटीपी कर लीजिए। जी ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं राजवीर जी, तो आप ठीक तरीके से अपने जो 10 लाख रुपए की बड़ी रकम है उसको निवेश कर पाएंगे। सर एक आज की थोड़ी सी ट्रेंडिंग खबर की भी बात कर लेते हैं। जियो और ब्लैक रॉक की नई जोड़ी जो है, जियो ब्लैक रॉक ने आज अपने फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ जारी किया है। बहुत से लोग इसका वेट भी कर रहे थे। रोजाना लगभग रोज हमारे पास सवाल आते हैं जियो फ्लेक्सी कैप के ऊपर। हालांकि आज जो है एनएफओ जारी हो गया है। सर एसीएमसी का पहला एक्टिव फंड है। बाजार में मौजूदा जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनकी तुलना में जियो का ये जो फंड है कैसे और कितना अलग देखने को मिलेगा? देखिए दिव्या, आपने सही कहा, जियो का काफी न्यूज है, काफी हाइप है। इन्वेस्टर्स को लगता है जैसे जियो ने बाकी जगह डिसरप्शन किया, मोबाइल इंडस्ट्री में किया या रिटेल में किया, वैसे ही शायद म्यूचुअल फंड में भी करे। तो लोगों को लगता है ये बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, तो काफी उसकी तरफ अट्रैक्शन है। अब मैं अगर ये जियो फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, ये एक एक्टिव फंड है, और जियो और ब्लैक रॉक जैसे आपने बताया इसको मैनेज कर रहे हैं। ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको पता है मार्केट की वोलेटिलिटी को कैसा मैनेज करना है। बट क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है, इसमें एक फंड मैनेजर का काफी बड़ा रोल आ जाता है कि वो कैसे स्टॉक पिकिंग करते हैं, कैसे सेक्टर पिक करते हैं। ये बोल रहे हैं हम एआई को यूज करेंगे, एआई आजकल कॉमन वर्ड हो गया है, कि वो कितना यूज कर पाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा इन्वेस्टर्स को रिकमेंडेशन होगा थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने का वेट करें, एटलीस्ट 1 साल को वेट करें। अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो आप डालें, क्योंकि कई बार हमने देखा है एनएफओ आते हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक फंड, आप एक देखिए फंड है, फंड के पीछे एक फंड मैनेजर भी है।
तो परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट में अच्छे फंड हैं, जैसे पराग पारिक का उसी कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड करूंगा 1 साल के लिए वो करें। जियो फ्लेक्सी कैप को आप तब डालें अगर वो 1 साल बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, हड़बड़ाए नहीं, ये मेरा उनके लिए रिकमेंडेशन होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच मुकेश सर। आज आपने आपके साथ फर्स्ट टाइम चर्चा की, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ चर्चा करके। और जिस तरीके से आपने ना सिर्फ घरेलू बाज़ार पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे भी अपनी नज़र रखी, पैनी नज़र रखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हर्ष, थैंक यू दिव्या। तो चलिए आगे क्लोजिंग का टाइम है दिव्या। बिल्कुल, और जैसा कि आपने देखा आज तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, सेक्टोरल फंड्स की बात हुई, थीमेटिक फंड्स की बात हुई, किस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल है, हालांकि जो घरेलू बाजार है उनमें भी किस तरीके से थोड़ा सा स्लो डाउन नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। आगे भी सर के साथ इस तरीके से ही चर्चा होगी, लेकिन आज की चर्चा का क्या निचोड़ है, देखिए जीएसटी कट और डिफेंस डील से जहाँ कुछ सेक्टर्स में तेजी की उम्मीद है, वहीं आईटी जैसे सेक्टर्स में दबाव है। सर ने बताया कि अगर आप आईटी और डिफेंस में नजरिया रखते हैं निवेश का, तो 10 साल का कम से कम रखकर चलें। ऐसे माहौल में सेक्टोरल फंड्स में निवेश जो है सोच समझकर ही आपको करना होगा। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो रणनीति है वो एक एक करके हमने समझने की कोशिश की, बाजार को लेकर नज़रिए समझा, वैल्यूएशन को लेकर बात समझी कि वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा फिजिबल हाई लेवल पे नहीं है। भारतीय बाजार जो है वो महंगे रहते हैं क्योंकि अर्निंग की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है। और डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो, लंबी अवधि का नज़रिया हो और सही सेक्टर में बैलेंस एलोकेशन हो, तो आप भी एक म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो याद रखिए, सिप में लगातार निवेश ही आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाएगा। तो कैसी लगी आपको ये पूरी चर्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद।